हेलो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आपका ये यूनिट नंबर 4 पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। और आज जो होने वाला है ये आपका पूरा वन शॉट जो है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिट नंबर 5 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं कि हम पूरे यूनिट को, पूरा आपका जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है ये एक बहुत ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए वन ऑफ द मतलब कह सकता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। देखिए इसमें से आपके गेट में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे अभी आज जो पढ़ेंगे ना, अभी मैं बता रहा हूँ गेट में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका गेट में वेटेज नहीं है। 100% मैं कह सकता हूँ हर साल 1 से 2 नंबर का इसका वेटेज है, एटलीस्ट 1 से 2 नंबर। मतलब मुझे लगता है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उतना ज़्यादा पढ़ोगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा ताम झाम है, तो उससे बढ़िया है कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ो। कहीं ना कहीं आप अपने इंटरव्यू के बेसिस पे भी अपना इलेक्ट्रिकल का बेस मजबूत कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम अभी तक जितना पढ़े उसका बिल्कुल मतलब जितना अगर आप पहले का नहीं पढ़े हैं तो आप डायरेक्टली अगर 4th यूनिट पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इससे पहले 1st, 2nd एंड 3rd, 5th यूनिट हमने अपलोड कर दिया, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका यूनिट है सबसे बड़ा यूनिट है, मतलब आपके पूरे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। तो इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक पार्ट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको 1.5 घंटा या 2 घंटा से कम में बना पाऊँ अगर जैसा मैं बनाता हूँ उस तरह से भी। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें टॉपिक कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको ऐसे ही स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए इतना टॉपिक है, कम से कम 30 प्लस टॉपिक्स हैं। तो अभी इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं। इफ़ आर इंटरेस्टेड देन आप पार्ट 1 देखिए, नहीं तो आप पार्ट 2 देखिए। लेकिन अगर जितना आप, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप गेट भी पढ़ रहे हैं, पीएसयू के लिए प्रिपेयर करोगे ही करोगे, या किसी भी मतलब अगर आपका एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आपको ये मतलब सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, कंपनी में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑल माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस सब्जेक्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले इस यूनिट में, प्रॉपर्टी ऑफ आर्क पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी आर्क के बारे में पूरा हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हमारे लाइन है, ठीक है, लाइन में फॉल्ट आएगा, यहाँ पे फॉल्ट आया तो हम सर्किट को ब्रेक करेंगे। जब सर्किट को ब्रेक करेंगे तो इसके मतलब इसमें लाइन बहुत ही हाई वोल्टेज से फ्लो होती रहती है। आप देखेंगे जब भी सर्किट मतलब हम ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंगारी निकलता है, आर्क उसी को कहते हैं ना। तो उस आर्क को हम जितना जल्दी क्वेंच करें, क्वेंच मतलब बुझाना होता है, तो उसी को आर्क क्वेंचिंग मतलब मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही मतलब इसमें थ्योरी भी है, मतलब थ्योरी भी है। जैसे नीचे आप पढ़ोगे तो 2 थ्योरी हैं आप यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे देख सकते हो 2 थ्योरी हैं, स्लेपियन थ्योरी और कैसेस थ्योरी। यहाँ पे कहाँ गया, यहीं पे है, हाँ देखिए 2 थ्योरी भी हैं, स्लेपियन थ्योरी और कैसेस थ्योरी। तो बहुत ही अच्छे से हम यूनिट को कवर करने वाले हैं। जितना अच्छे से मैं आपको बताऊंगा उतना मेरा भी टॉपिक कवर होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे इंटरव्यू तो देना ही है, मतलब एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो मुझे तो ये सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस मतलब सब्जेक्ट का पीपीटी बहुत ही शानदार तरीके से बनवा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अभी पीपीटी जो है 83 पेज का है, अभी आधा ही पीपीटी बना हुआ है। मुझे लगता है कि 100 पेज प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी पार्ट 1 का कवर हुआ है। जहाँ तक हम कवर करेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम प्रॉपर्टी ऑफ आर्क पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर, आर्क फेनोमेना एंड आर्क इनिशिएशन, कैसे आर्क मतलब इनिशिएट होता है, फिर मेंटेनेंस ऑफ आर्क इंटरप्शन, वही क्विंचिंग कहते हैं, फिर से हाई आर्क रेजिस्टेंस मेथड, फिर लो रेजिस्टेंस मेथड, फॉल्टिंग क्लियरिंग टाइम, थ्योरी ऑफ आर्क, इसमें क्या है, स्लेपियन कह सकते हैं, स्लेपियन थ्योरी और कैसेस थ्योरी। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अभी गूगल ट्रांसलेट से देखा हूँ मैं, स्लेपियन थ्योरी एंड कैसेस थ्योरी, ठीक है। करंट इंटरप्शन एंड करंट रीस्ट्राइकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यही सही, ये देख लो, अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखो, ये जो आपको टॉपिक्स में दिखा रहा हूँ ना, रिवर्स रेट, राइज ऑफ रेट ऑफ रिवर्स रिकवरी करंट होता है। इससे आपके डायरेक्ट ये जो 3 आप 4 टॉपिक देख रहे हो ना, इससे गेट में क्वेश्चन हमने पढ़ा है, प्रीवियस से तो आया हुआ है। तो इस जो भी आपका यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जहाँ तक हो पाए हम कोशिश करेंगे, मतलब इसका यूनिट का हम कोशिश करेंगे कि 50 मिनट, मतलब 50 मिनट अधिक से अधिक इसका टाइम रहे, और जितना भी कवर होगा हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ आर्क, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ आर्क से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ से कंसंट्रेट हो जाइए, और ऐसा मत सोच के चलिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपका केवल वो थ्योरी वाला पोर्शन है, एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम पास हो जाओ तो ठीक है। पास होने के एग्जाम अभी आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको आप एक दिन पहले पढ़ सकते हो। HVDC का उतना रोल नहीं है गेट एग्जाम में या कहीं भी, मतलब पढ़ भी सकते हो, लेकिन ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी ऑफ आर्क में हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। देखिए आयोनाइजेशन, जब भी आयोनाइजेशन मीन्स क्या होता है, जब भी हमारा एयर पार्टिकल के बीच में हाई वोल्टेज होगा और हाई वोल्टेज के कारण आयोनाइजेशन होगा तभी हमारा क्या होगा, आर्क बनेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है ड्यूरिंग आर्क द मीडियम जो होता है आयल होगा, एयर होगा, SF6 etc बिटवीन द कंटेक्ट बिकम आयोनाइज एट हाई टेम्परेचर। जब भी हाई टेम्परेचर होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, जो एयर है हमारे इन्वायरमेंट में वो क्या होंगे, वो आयोनाइज होंगे। और द आयोनाइज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और आयन लाइक मीडियम कंडक्टिव मीडियम बना देंगे जिससे कि हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। और जो हम जब करंट सेपरेट करेंगे, हमने वही बताया ना, देखिए ऑलरेडी हमने बताया जो लिखा हुआ है, जैसे हमारा ये लाइन फ्लो हो रहा है, जब हम सर्किट को ओपन करेंगे, जैसे हमारा लाइन ओपन हो रहा है, सर्किट को ओपन करेंगे तो इसमें लाइन मतलब ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है। जब इसको सेपरेट करेंगे तो बहुत ही हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, एयर जो होगा आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है। दूसरा हमारा टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ एन आर्क इज एक्सट्रीमली हाई। जो हमारा टेम्परेचर आर्क का होता है ना वो एक्सट्रीमली हाई, देख सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा वो बहुत ही क्विंचिंग मतलब ट्रांजिएंट बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर सस्टेन, यहाँ पर लिखा है आयोनाइजेशन कीप द आर्क कंडक्टिव, और इस हमारा जो आर्क होता है वो कंडक्टिव मीडियम क्रिएट कर देता है। तो ये हमारा मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आर्क। जो आर्क होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, लाइक जब भी हमारा आर्क डेवलप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, मतलब वोल्टेज तो ड्रॉप होगा। लाइक जो कंटेक्ट का मटेरियल है, गैप लेंथ, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क इज कॉल्ड आर्क वोल्टेज। तो ऑब्वियसली जो आर्क के नियर बाई जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसे आर्क वोल्टेज कहते हैं। और ये मतलब ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है देख सकते हैं, कंटेक्ट मटेरियल, गैप ऑफ लेंथ बिटवीन द कंटेक्ट, मतलब ये जो गैप है कितना है, फिर से करंट मैग्नीट्यूड, ये सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। इतना आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब हमने डिप्लोमा में तो अच्छे से पढ़ा है, जितना है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चौथी प्रॉपर्टी हमारी आर्क की होती है आर्क लेंथ। वही अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है वो आर्क रेजिस्टेंस। आर्क रेजिस्टेंस भी होता है, मतलब जो आर्क क्रिएट होते हैं, लाइक हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क डिपेंड ऑन, मतलब रेजिस्टेंस जो आर्क का रेजिस्टेंस है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन करंट थ्रू द आर्क, ये इस पर डिपेंड करता है। लाइक आर्क हमारा रेजिस्टेंस। उसके बाद ये मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ऑलरेडी हमने बताया है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा हम टाइम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ आर्क में मतलब कूलिंग एंड डी आयोनाइजेशन है, कैसे मतलब कूलिंग होता है, कैसे डी आयोनाइजेशन होता है, तो ये सब कुछ हम अभी पढ़ने वाले हैं। लाइक ये प्रिवेंट करता है रेट ऑफ री स्ट्राइकिंग, इसको बहुत ही मतलब करंट जीरो होता है तो जो हमारा ये ट्रांजिएंट क्रिएट होता है इसको हम क्या करते हैं, आर्क को चॉपिंग करते हैं। मतलब बहुत चीज़ अभी आने वाली हैं इस यूनिट में, तो प्लीज़ की पैसेंस एंड बहुत अच्छा से हम पढ़ाने मतलब आपको समझाने वाले हैं। तो रेट ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ये पहले ही दे दिया है लेकिन इसको पहले नहीं देना चाहिए था। एनीवे री स्ट्राइकिंग मतलब री स्ट्राइक मतलब क्या, री स्ट्राइक फिर से एक बार स्ट्राइक करना, इसी को आफ्टर करंट जीरो। जब हमारा करंट जीरो होता है वोल्टेज अक्रॉस द कंटेक्ट राइजेज और ट्रांजिएंट रिकवरी। जैसे देखिए री स्ट्राइकिंग मीन्स क्या होता है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारा वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा साइन वेव है, यहाँ पे जीरो हुआ, लेकिन जीरो होने से पहले फिर से एक बार री स्ट्राइक किया और हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो ये री स्ट्राइक होता है। जीरो होने के बाद फिर से हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाना, तो वोल्टेज अगर री स्ट्राइक होगा, करंट री स्ट्राइक होगा, दोनों री स्ट्राइक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ करंट है। लाइक यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ करंट कि हमारे सबसे पहले ये देख सकते हो जो नीचे वाला ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है, और ये हमारा जो है मतलब ये ऊपर और नीचे में डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब डायनेमिक मतलब क्या, ये बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन स्टैटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारा बीच वाला है। ठीक है, तो ये दिया हुआ स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर कार्बन इलेक्ट्रोड इन एयर, फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इन एयर, ये मतलब बना के दिया हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ आर्क में मतलब ड्यूरिंग जो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग इंटरप्शन मीन्स जब हम इंटरप्ट करते हैं ऑफ लोड सर्किट, आर्क डिस्चार्ज टेक प्लेस दैट रिजल्ट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो होता है रिलीज होता है। एंड यहाँ पे लिखा है कि जो आर्क होता है वो हीट हमारा मेजरली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कितना हीट मतलब हमारा प्रोड्यूस करता है उसको निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ है आपका W=I/EV, जहाँ पे I जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, EV जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क है, एंड आई आर्क जो है ड्यूरिंग मतलब टाइम कितना हमारा लग रहा है, ये टी आर्क है, टी आर्क। ठीक है, TARC यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, टाइम ड्यूरिंग द आर्क एग्जिस्ट, कितने देर तक हमारा आर्क एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब फार्मूला ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक,
अभी तक जो भी मैंने बताया कि आर्क का जो प्रॉपर्टी था वो आर्क का प्रॉपर्टी बताया, अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं भी लगा, खुद इंटरेस्टिंग नहीं लगा, यहाँ से इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, इट्स एन ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द फॉल्ट सच एज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड अर्थ फॉल्ट। जब भी कोई भी काइंड का फॉल्ट होता है तो हमारा सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, नो वेरी वेल, राइट। तो द मेन फंक्शन टू टेक मतलब वही है कि हमारे सर्किट को क्लोज करना, सर्किट को ब्रेक करना, यह इसका काम होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन या फॉल्टी कंडीशन में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, हमारा सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है ये हम देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली भाई सर्किट ब्रेकर कैसे काम करेगा आप जानते ही हो, जब फॉल्टी कंडीशन होगा तो सर्किट को ओपन करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हेन द फॉल्ट अकर, जब फॉल्ट अकर होगा तो यहाँ लिखा है कि हमारा करंट इंक्रीज होगा, सडन राइज इन करंट, और मतलब ऑब्वियसली जब भी फॉल्ट शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू घटती है और करंट की वैल्यू बढ़ती है, ये बार बार हमने बताया है, ठीक है। और उससे हमारा सर्किट को ब्रेक करना होगा, सर्किट ये जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर सर्किट CB सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारा सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब सर्किट ब्रेक मतलब तो समझ ही रहे होगा भाई, जैसे ये सर्किट कंप्लीट हुआ इसको ये क्या करेगा, बीच से तोड़ देगा, मतलब सर्किट को मतलब ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा करंट की जो कंडक्टिविटी है वो जो है ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारा जो फॉल्टी कंडीशन है वो जो है हम उसको बाद में रिपेयर कर सकते हैं या उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल है, लाइक सबसे पहला क्या करेगा, पहला हमारा सबसे पहला है कि हमारा फॉल्टी, दूसरा जो है कंटेक्ट सेपरेशन, कंटेक्ट जो है कंटेक्ट, एक कंटेक्ट यहाँ पे कंटेक्ट, दोनों ऐसे मतलब स्विच है, इनको ओपन कर देगा तो कंटेक्ट सेपरेशन। दूसरा आर्क फॉर्मेशन, आर्क फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि एज द कंटेक्ट बीइंग सेपरेटेड द आर्क डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ आर्क फॉर्मेशन बिटवीन द, मतलब जब भी हमारा यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं तो आर्क फॉर्मेशन होता है, इस आर्क इतना जल्दी इमीडिएट ये मतलब बूझता नहीं है, क्विंच नहीं होता है। तो इसके लिए हम बहुत से प्रोसेस पढ़ेंगे, लाइक SF6, मतलब बहुत टाइप के सर्किट ब्रेकर पढ़े रहे हैं। अभी हम सर्किट ब्रेकर के बाद इसमें बहुत टाइप के सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इस मतलब SF6 मतलब क्या, ये बहुत ही ठंडा गैस होता है और जब भी हमारा सर्किट को ब्रेक करना होता है तो ये तुरंत ऐसा गैस निकलता है कि हमारा जो आर्क जो डेवलप हो रहा है उसको क्विंच करता है, ठीक है। तो यही हमारा मतलब मेथड होता है, लाइक कि हम आर्क एक्सटेंशन मेथड में यहाँ पे सब कुछ जो हमने बताया वो लिखा हुआ है। द आर्क को हम क्या करेंगे, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने के लिए हम डिपेंडिंग ऑन द टाइप, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, आयर सर्किट, SF6, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बिलीव मी ये लास्ट में सबसे आने वाला है, ये चारों में से एक 7 नंबर का पक्का आता है, मतलब इस यूनिट में अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, लास्ट जो टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक जो सर्किट ब्रेकर, आयर सर्किट ब्रेकर, SF6, इसका सर्किट डायग्राम भी है, इसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, इतना पढ़ लिए बस इस यूनिट का हो गया। लेकिन इस यूनिट को ही नहीं, इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एटलीस्ट बेस समझ सको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, कैसे आर्क क्विंच होता है, कैसे हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है, क्या हमारा रिले होता है, कौन कौन से रिले होते हैं। सबसे पहले यूनिट हम रिले से स्टार्ट किए, सर्किट ब्रेकर के बाद आर्क क्विंचिंग मीडिया, मतलब पूरा ही अच्छे तरीके से। लास्ट यूनिट जो है मॉडर्न ट्रेंड ऑफ सर्किट ब्रेकर, हमने पूरा अच्छे से इस यूनिट को पढ़ा है और सब्जेक्ट को भी पूरा अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आज नहीं तो कल इंटरव्यू देंगे, आज नहीं तो कल कोई कुछ पूछ देगा। हम अगर किसी से बोले कि हम इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किए हैं, कोई सर्किट ब्रेकर पूछ दे, कोई रिले पूछ दे कैसे काम करता है, तो इतना तो नॉलेज रहना चाहिए ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्क, मतलब सर्किट ब्रेकर हम पढ़ रहे हैं, लाइक करंट इंटरप्शन कर सकते हैं, रिस्टोरेशन कर सकते हैं, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। अब करंट रिस्टोरेशन मतलब करंट इंटरप्शन में अब हम क्या पढ़ें भाई, अब इतना तो आप 7 सेमेस्टर में हो, आप पढ़ ही सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि वंस द आर्क इज कम्प्लीटेड, जब बूझ जाएगा द करंट फ्लो स्टॉप एंड सर्किट जो होगा आइसोलेट हो जाएगा, हमारा जो हेल्दी पार्ट, अनहेल्दी पार्ट, एबनॉर्मल पार्ट, नॉर्मल पार्ट। अब ये सब चीज़ें एक एक चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा ना। अभी देखो, अभी 13 मिनट हो गया और आपका अभी PPT नंबर पेज नंबर कितना है, अभी 18 नंबर है, 30 नंबर है, सॉरी 30 नंबर है, और हमको मतलब 90 पेजेस की PPT, कम से कम 100+ PPT हो जाएंगे, सबको कवर करना है ना। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेक यू क्लियर, उस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा इंस्टेड ऑफ कि जो चीज़ें आप अपने से कवर कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, अगर PPT पढ़ना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड दिस PPT, ओके। सो
पीपीटी आप मतलब मिला सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। आप क्वांटम से बुक से मिलाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा, क्योंकि इसको एआई के हेल्प से बनाया गया है और बहुत से रिसर्च करने के बाद ही बनाया गया है। हाँ, क्वांटम का भी हेल्प लिया गया है, बुक्स का भी हेल्प लिया गया है, अदर ऑथर्स के भी हमारे पास मतलब ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के बुक हैं। तो हर जगह से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, पूरा पॉइंट वाइज में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल वर्किंग कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन क्या होगा हमारा, जो होगा नॉर्मल कंडीशन सर्किट ब्रेकर यहाँ पे CB। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर में कोई हमारा ब्रेकिंग नहीं होगा, ये करंट हमारा फ्लो होता रहेगा। लेकिन फॉल्टी कंडीशन होगा तो हमारा रिले डिटेक्ट करेगा, मतलब जब भी फॉल्ट होगा रिले डिटेक्ट करता है, और रिले हमारा क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को मैसेज सेंड करेगा और हमारा ट्रिप हो जाएगा, कंटेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आर्क जो होगा क्रिएट होगा। आर्क को मतलब हम क्विंच करने के लिए बहुत से प्रोसेस पढ़ेंगे अभी, जो इस थ्योरी था, कैसेस थ्योरी, स्पेलम थ्योरी, जो भी था वो थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया सिंपल पूरा। यहाँ पे हमने अभी तक जितना 13 मिनट बताया, उस 13 मिनट का पूरा सारांश कह सकते हैं, सबरी हमने बताया कि क्या हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब आते हैं आर्क फेनोमेना पढ़ने। ठीक है, आर्क फेनोमेना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हेन टू करंट कैरिंग contact of circuit breaker start separating, the contact area decrease and the current density increase। देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल हमें समझना है कि क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि जब भी दो कंटेक्ट, यहाँ पे है लिखा है ना, एक कंटेक्ट इसको मान लेते हैं, व्हेन द टू करंट कैरिंग कंटेक्ट सर्किट ब्रेकर स्टार्ट सेपरेटिंग, जब इसको सेपरेट हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बढ़ा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, द कंटेक्ट एरिया डिक्रीज, कंटेक्ट का एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, और करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो हमारा सराउंडिंग का एयर मीडियम है ना, सराउंडिंग का एयर मीडियम यहाँ पे लिखा है गेट एवनाइज एंड हाई टेम्परेचर इंक्रीज, और हाई टेम्परेचर होगा और उससे आर्क हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा, और दिस आर्क अलाउ करंट कंटिन्यू इवन आफ्टर द फिजिकल सेपरेशन होने के बाद भी हमारा आर्क जो होगा क्रिएट होगा। तो अगर ये आर्क को हम नहीं बुझाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारा लॉसेस हो जाएगा, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है बहुत ही डेंजरस हो जाए, है ना। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स विस्फोट भी हो सकता है, कहीं कहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला, जो 700 मतलब 46 वोल्ट वाला जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, या 300 प्लस ट्रांसमिशन लाइन होता है, अगर वहाँ पे सेपरेशन करते हैं, आप देख लेना ना यूट्यूब पे जाके, आप देखोगे बहुत ही आवाज़ आता है, मतलब जब हम सेपरेशन करते हैं तो आवाज़ भी आता है, चिंगारी निकलता है। हम मानते हैं कि चिंगारी बहुत ही ट्रांजिएंट होता है, लेकिन आपने देखा कि उसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई फ्लो होता है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ आर्क में हमने पढ़ा कि जो हमारा आर्क जो होता है कैसे इनिशिएट होता है, वही मतलब जब भी हम सेपरेट करते हैं तो आर्क इनिशिएट होगा। जब भी आर्क इनिशिएट होगा तो कुछ हमारा इफेक्ट होगा, जैसे पहला आर्क डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। आर्क डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, व्हेन द कंटेक्ट सेपरेट स्मॉल एरिया स्टिल, जो कंटेक्ट है लार्ज करंट इंक्रीज होगा, जैसे कि हीट जनरेट होगा। तो बस वही है कि जब भी हम सेपरेट करेंगे तो हमारा डेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीज होगा एंड जो एरिया है वो डिक्रीज होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आयोनाइजेशन मीडियम आयोनाइज होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इमिशन, और ऑब्वियसली ये तो सोचने वाली बात है ना कि जब भी हमारा हॉट कंटेक्ट होगा, जब भी हमारा मतलब ये आयोनाइज होगा तो हमारा क्या होगा, कंटेक्ट हॉट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, वही तो आयोनाइज होगा ना। जैसे हमारा एयर जो है अभी नॉर्मल है, जब भी हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज हमारे पास में कंटेक्ट क्रिएट होगा तो हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो स्टेबल कंडीशन में वो जो है आयन फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, उसी को तो आयनाइजेशन कहते हैं ना। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अब मेंटेनेंस ऑफ आर्क पढ़ेंगे, आर्क मेंटेनेंस कैसे हम करते हैं। तो वंस द फॉर्म द आर्क कंटिन्यू कंडक्ट अंटिल द एक्सटिंग्विश करने का मीडियम ही हम 4-5 पढ़ेंगे, आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो ये सब सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं, इनका काम ही होता है कि जो आर्क क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा बोरिंग ना लगे। मैं जानता हूँ कि आपको एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपको लिखना है। अभी जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो बस अभी बेस है आर्क कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम क्विंच करते हैं, बस इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो मेन स्टार्ट हो रहा है ना, तो सुनते जाइए, 2x पे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो आगे भगा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जितना आप ज़्यादा सुनेंगे ना उतना अच्छे से आप एग्जाम में लिखोगे, और कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब भी दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आयोनाइजेशन है,
थर्मोनिक इमिशन। ऑब्वियसली थर्मोनिक मतलब वही है कि हमारा हीट जो होगा हॉट कंटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लो आर्क वोल्टेज, उसके बाद आगे जो है हम पढ़ते हैं जो आर्क इंटरप्शन क्विंचिंग, ये क्या होता है हमने ऑलरेडी बताया। व्हेन द सर्किट ब्रेकर ओपन, जो हमारा क्या होगा, ओपन होगा तो हमारा आर्क फॉर्म होगा बिटवीन द सेपरेटिंग कंडक्ट टू सेफली इंटरप्ट द फॉल्ट। इट मस्ट बी एक्सटिंग्विश, मीन्स क्विंच करना, जितना जल्दी हम क्विंच कर सकें वही हमारा क्या होता है, आर्क क्विंचिंग मेथड होता है। अब आर्क को क्विंच करने का 2 मेथड होता है, यहाँ से ध्यान से सुनिए। पहला जो होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड और दूसरा जो होता है करंट जीरो मेथड या लो रेजिस्टेंस मेथड कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्क क्विंचिंग मेथड बताइए, तो 2 मेथड होते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड। जो लो रेजिस्टेंस मेथड होता है उसका नाम होता है करंट जीरो मेथड, ठीक है। तो अब एक 1 बाय 1 बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या होता है, देखिए सबसे पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कैसे हमारा हाई रेजिस्टेंस आर्क मेथड काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस आर्क मेथड पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाई, यहाँ पे लिखा है कि द आर्क एक्सटिंग्विश बाय द इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क पाथ सो दैट द करंट जो है हमारा रिड्यूस हो जाए और हमारा आर्क जल्दी से जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाए। जैसे हमारा सेपरेट 2 मीडियम है, इनके बीच में सेपरेट कर, तो इनके बीच में हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो हमारा आर्क को एक्सटिंग्विश मतलब उसको बुझाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, वही लिखा है जो हमने बताया कि हमारा करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा हमारा, और एट द रिजल्ट यहाँ पे लिखा है कि हमारा करंट जो होगा मतलब डिक्रीज होने के कारण बहुत जल्दी हम आर को एक्सटिंग्विश कर लेंगे, ठीक है। तो आगे इसमें कुछ मेथड होते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहला मेथड हम क्या करेंगे, लेंथनिंग द आर्क। जितना ज़्यादा हम लेंथ कर दें आर्क, जैसे हमारा देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमारा वेव है, ये वेव का हम लेंथ बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जब बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना हमारा रेजिस्टेंस होगा। आप टेक्निकली समझने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, आप 7th सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल से अब नाता ही टूटने वाला है, मतलब इंजीनियरिंग का। अब आप एक स्टूडेंट नहीं, या तो आप जॉब करोगे तो एक मतलब क्या कह सकता हूँ, जॉब करोगे तो अब इंजीनियर अब कहे जाओगे, ठीक है। तो इंजीनियर के रोल से आप सोचा करो, ठीक है, टेक्निकली सोचा करो। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, हम लेंथ आर की बढ़ा देंगे जिससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कूलिंग द आर्क, मतलब आर को कूल करेंगे। सबसे बेहतर मेथड यही होता है आर को कूल करना। उसके बाद स्प्लिट द आर्क, आर्क को वही स्प्लिट कर देना, जैसे उसको स्प्लिट कर देना, जैसे हमारा आर्क हो रहा है तो हवा मार के कुछ भी मार के उसको स्प्लिट कर देना, चारों तरफ से बढ़ा देना, मतलब लेंथ ही बढ़ा देना एट द मतलब इसका मीनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लोइंग द आर्क, वही लिखा है कि हम आर्क को ब्लो करके, मतलब वही लिखा है कि हम उसके जो मतलब आर्क जो क्रिएट हो रहा है जो उसको हम क्या करेंगे, कैसे भी उसका लेंथ बढ़ा देंगे जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाना ये पहला मीडियम था, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ इन लो मीडियम सर्किट ब्रेकर में हम यूज़ करते हैं इसका, एयर सर्किट ब्रेकर, आयर सर्किट ब्रेकर में हम इसका यूज करते हैं, लाइक हाई रेजिस्टेंस मेथड का। उसके बाद ये कैसे काम करता है, ये जरूर जब भी आपका हाई रेजिस्टेंस मेथड है तो ये जो डायग्राम है आप बना देना। जो हमारा आर्क है, देखिए ये हमारा आर्क है, ठीक है। आर की लेंथ को बढ़ाएंगे, जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा फाइनल पोजीशन में, जैसे हमारा आर्क जब क्रिएट हो तो इतना है, ठीक है। आर्क को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो हमारा लेंथ बढ़ेगा तो बेसिकली हमारा जो होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, आर्क को स्प्लिट कर देंगे। जैसे हमारा आर्क देखो यहाँ पे ऐसे था आर्क, ठीक है, इतना था, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, देख रहे हो ना, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। तो ये सब मेथड होता है जिससे कि हम बस रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। पहला हमने रेजिस्टेंस बढ़ाने की मेथड देखा। अब दूसरा हम बात करेंगे लो आर्क रेजिस्टेंस मेथड फॉर करंट जीरो मेथड। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आर्क इज एक्सटिंग्विश व्हेन द करंट पासेस थ्रू द करंट जीरो। देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीडियम बिटवीन द कंटेक्ट आर ग्रेटर देन द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब ध्यान सुनना क्या मैं बता रहा हूँ, करंट जीरो मतलब क्या होगा, जैसे हमारा ये करंट का वेव है तो कहीं ना कहीं साइन वेव यहाँ पे जाके जीरो हो रहा है ना, तो जब जीरो हो रहा है उसी टाइम पे हम मतलब तुरंत ऐसा सिस्टम बना के रखेंगे कि इस टाइम पे हम आर को क्विंच कर दें, क्योंकि आप जानते हो फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज, तो 1 मिनट में 50 टाइम्स हमारा जो होगा आर जो होगा बिल्कुल जीरो होगा। तो जब जीरो होगा उसी समय हम लो आर्क रेजिस्टेंस मेथड हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इन ऐसी सर्किट जो हमने बताया कि करंट नेचुरली हमारा जीरो होगा, और जब भी जीरो होगा हाफ साइकिल में उसी टाइम हम क्या करेंगे, रिकम्बाइनिंग एंड कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम लो रेजिस्टेंस मेथड का यूज़ करेंगे। इसको कैसे करेंगे,
इसमें भी हम क्या करेंगे, सर्किट को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि कूलिंग हो जाए तुरंत उसी टाइम पे जब हमारा करंट जीरो हो जा रहा है। इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, कंटेक्ट फास्टर देन वोल्टेज राइज अक्रॉस देम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो कंटेक्ट फास्टर देन द, मतलब हम क्या करेंगे जब भी हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम अक्रॉस द कंटेक्ट के क्रॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ा देंगे तो इतना आसानी से हमारा, मतलब हम इसका क्या कर सकते हैं, आर्क को क्विंच कर सकते हैं। या इफ़ द शार्पेन सक्सेसफुली द आर्क डज नॉट रीस्ट्राइक, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है तो हमारा आर्क जो होगा रीस्ट्राइक नहीं करेगा। एक बार अगर बुझ गया तो फिर से वो रीस्ट्राइक नहीं करेगा। रीस्ट्राइक मतलब समझते ही हो, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर लाइक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, रेसिस्टर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम लो करेंट आर्क जो भी हमारा उसका मीडियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। नाम से क्लियर है कि फॉल्ट का क्लियरिंग टाइम, मतलब फॉल्ट जब अकर हुआ, जैसे अभी फॉल्ट हुआ, जब तक हमारा आर्क ये मीडियम क्विंच नहीं हुआ और जब तक ये पूरा आर्क ख़त्म नहीं हुआ, तो इस टाइम को हम आर्क मतलब फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहते हैं। कब से कब तक हमारा फॉल्ट चला उसको हम फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा वही चीज़, व्हेन द फॉल्ट लाइक शॉर्ट सर्किट लाइन टू ग्राउंड ओवरलोड अकर इन अ पावर सिस्टम, द करेंट जो होगा और एबनॉर्मली जो होगा इंक्रीज हो जाएगा और जिससे हमारा लॉसेज होगा। टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम द फॉल्टी सेक्शन मस्ट बी आइसोलेट क्विकली बाय द प्रोटेक्टिंग रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आर्क को क्विंच करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे लिखा है द टोटल टाइम टेकन द डिटेक्ट एंड क्लियर द फॉल्ट इज नॉन एज फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो आपके सेमेस्टर में ये 2 नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है, ध्यान से सुनो। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम किसे कहते हैं, तो द टोटल टाइम टेकन टू डिटेक्ट एंड क्लियर द फॉल्ट इज नोन एज फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सिस्टम अंटिल, मतलब इसको 2-3 तरीके से मैं लिखा हूँ, तो आपको जो आपको अच्छा लगा वो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉल्ट क्लियरिंग टाइम हुआ। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, यहाँ पे सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। पहला जो होगा रिले ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। डिटेक्शन टाइम, सबसे पहले डिटेक्ट करेगा हमारा फॉल्ट, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट एंड इंस्टेड द रिले सेंड द ट्रिपिंग मैसेज टू सर्किट ब्रेकर, उसे हम क्या कहेंगे, इनिशिएट टाइम या डिटेक्शन टाइम। ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या होगा, दिस इंक्लूड फॉल्ट डिटेक्शन बाय रिले, और इसमें हमारा रिले जो होगा सिग्नल सेंड करेगा केवल। दूसरा जो होगा सर्किट ब्रेकर ओपनिंग टाइम। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो होगा हमारा लिखा हुआ है द सर्किट टाइम टेकन बाय द सर्किट ब्रेकर टू ओपन द कंटेक्ट एंड एक्सटिंग्विश द आर्क, मतलब एक जो होगा सबसे पहला प्रोसेस हमारा डिटेक्शन टाइम होगा, दूसरा डिटेक्ट करेगा हमारा फॉल्ट को, और दूसरा हमारा जो हमारा मेथड होगा उसमें हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, मतलब हमारा दोनों का टाइम देखो। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होगा, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम पहला जो डिटेक्ट करेगा और दूसरा जो ऑपरेट करेगा, दोनों का टाइम जो होगा जब से हमारा फॉल्ट क्रिएट हुआ, जब तक हम फॉल्ट को पूरा एक्सटिंग्विश नहीं किए, जो हमारा आर्क बना था उस आर्क को हम बुझाए नहीं, तब तक का टाइम को हम आर्क क्लियरिंग टाइम कहेंगे। अब देखो इतना अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ही आपको 1 शॉट मिले, तो अगर ये 1 शॉट मिलता है आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप अपने कॉलेज ग्रुप अपने फ्रेंड को शेयर कर दो यार, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि 7th सेमेस्टर में हम जानते हैं कि हम भी एक 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, कितना हम पढ़ते हैं तो एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले आपको ये मतलब 1 शॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं भी गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जितना जल्दी ये कवर कर लूँ तो ये ताम झाम खत्म हो जाए, मेरे को रिवीजन करना होगा, तो आप इसको देख सकते हो। और मतलब आपकी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ, मैंने जैसे बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना आपके लिए ही क्लियर होगा, आपका ही काम आसान होगा, तो जितना जल्दी हो काम को आसान बनाओ। तो आप देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी भला हो। इतने लोगों का भला करने से अब देखो मेरा कब तक भला होता है, लेकिन हाँ भला कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा दिखा तो आप शेयर कीजिए, इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम पे जो हंसने वाला रील्स होता है ना, कुछ मतलब मोटिवेटेड लाइक आप वीडियो सेंड करो यार, कुछ अपना माइंडसेट को बदलो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं कभी कभी बोल देता हूँ, क्योंकि अभी 7th सेमेस्टर में हो, मैं भी 7th में ही हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अभी कितना हमारे पास प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई, हर जगह से प्रेशर है, हर जगह से प्रेशर है। देखो प्रेशर लोगे तो प्रेशर आएगा, प्रेशर नहीं लोगे प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि अगर 3rd टायर कॉलेज से हो, प्लेसमेंट लगेगा नहीं, तो आपको थोड़ा प्रेशर लेना पड़ेगा। तो जो आप अभी तक इन्जॉय कर रहे थे लाइफ में, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। चलो आगे चलते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में हमने जैसे बताया कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारा रिले टाइमिंग होगा, जिसमें हमारा सेंस होगा, सर्किट ब्रेकर टाइम ओपनिंग होगा, दूसरा हमारा आर्क
क्विंचिंग टाइम होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इनिशिएशन होगा, फिर हमारा क्या होगा, इनर्जाइज होगा हमारा सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, आर को कंटेक्ट को इनिशिएट करेगा, और ये हमारा आर का एक्सटेंशन टाइम है। ये ज़रूर आप एग्जाम में बनाओ, ठीक है। तो बस इतना ही, आगे हम बात करते हैं। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में यही सब लिखा हुआ है कि फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, लाइक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कैसा हम यूज़ किए हैं, इनवर्स मतलब किस टाइप का हम रिले यूज़ किए हैं। अगर फर्स्ट रिले मतलब यूज़ किए हैं तो जल्दी ऑपरेट होगा, अगर इन्वर्स डिले टाइम वाला यूज़ किया तो थोड़ा लेट होगा, उसमें डिले लगा दिए, टाइमर लगा दिए तो और डिले होगा। इट्स डिपेंड ऑन द आवर स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ब्रेकिंग एंड डिज़ाइनिंग टाइम, आर्क एक्सटेंशन मीडियम कौन सा है, आयल है, सर्किट ब्रेकर है, सब 6 है, कौन सा है, जिस तरह का होगा उस तरह का हमारा आर्क को क्विंच इतना जल्दी करेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द फास्ट क्लियरिंग टाइम, अगर फास्ट होगा तो हमारा बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, उसको एक्सटिंग्विश करेंगे। और जो हमारा मतलब एक रिस्क है आग लगने का या फेल्योर ऑफ इंसुलेशन का, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आइसोलेट करेंगे फॉल्ट को उतना जल्दी हम क्या करेंगे, हम जो हमारा खतरा होने से हम बच सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव रीड अबाउट द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। नाउ अभी स्टार्ट होता है आर्क, जो हमारा आर्क को एक्सटिंग्विश करने के 2 थ्योरी हैं। सबसे पहला थ्योरी है स्प्लेन थ्योरी है और कैसिस थ्योरी है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरी को हम, पहला जो है हाई रेजिस्टेंस थ्योरी कहते हैं, दूसरा जो है हमारा लो रेजिस्टेंस थ्योरी कहते हैं, इन थ्योरी और कैसिस थ्योरी। चलिए 1 बाय 1 दोनों हम थ्योरी का मतलब पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है द मेन थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन हाउ द आर्क करेंट एंड वोल्टेज बिहेव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्क एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए दोनों थ्योरी आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ये जो है स्लेपियन जो हैं एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि क्या मतलब आर्क हाई रेजिस्टेंस मेथड का मतलब एक प्रोसेस दिया था जिससे कि हम आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो व्हेन द सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट्स स्टार्ट सेपरेट द आर्क फॉर्म, ऑब्वियसली आर्क फॉर्म होगा। तो इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क इंक्रीज रैपिडली द आर्क थ्रू द मतलब आर्क हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा और हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा। व्हेन द इन यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द एनर्जी इन द आर्क बिकम इनसफिशिएंट मेंटेन आयोनाइजेशन गेट एक्सटिंग्विश। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम आर्क को एक्सटिंग्विश करें। इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए 2 थ्योरम बताया गया है, दोनों थ्योरम का कुछ ना कुछ मतलब इंपॉर्टेंस है। ये जो है पहला स्लेपियन थ्योरी जो है हाई रेजिस्टेंस मेथड पे काम करता है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि कैसे करते हैं। दूसरा जो है कैसिस थ्योरी है, ये लो रेजिस्टेंस थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो स्लेपियन थ्योरी जो होता है इसका फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू स्लेपियन थ्योरी E=IR/LdI/dt होता है, ठीक है। वेयर ये सब कुछ जानते हो भाई, ये आपको पीपीटी समझदार बनाने के लिए थोड़ा डिटेल्ड में हमने दे दिया है कि आप पीपीटी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। इसमें की पॉइंट क्या है, सबसे मेन की पॉइंट हमें पढ़ना है स्लेपियन थ्योरी में की पॉइंट क्या है। तो हम की पॉइंट की बात करें तो आर्क हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, कूलिंग मीडियम हम इसमें लगाएंगे जिससे कि हमारा आर्क जल्दी से जल्दी क्विंच हो जाए। इंक्रीज़ करेंगे आर्क को, जितना ज़्यादा आर्क को इंक्रीज़ करेंगे उतना हमारा रेजिस्टेंस जो होगा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है, R=ρL/A, ऑलरेडी हमने बताया, ठीक है। ये जो होता है ध्यान से पढ़ो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एसएससी जेई का अगर आप प्रिपरेशन करोगे, बहुत से लोग मेरे कॉलेज में मैं सुन रहा हूँ कि गेट जिनके मतलब लेवल का नहीं होता वो एसएससी जेई के भी प्रिपरेशन करते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ दिन पहले मैं भी यही सोच रहा था, मेरा भी यही मतलब था एम, लेकिन मेरा एम क्यों बदला इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया, क्योंकि छोड़ो आगे हम बात करते हैं कि ये जो होता है यूज़ मेनली डीसी के लिए हम यूज़ करते हैं। याद रखिएगा जो हमारा स्लेपियन थ्योरी है ये हम मेनली यूज़ करते हैं डीसी लो वोल्टेज ऐसे सर्किट के लिए। वेयर नेचुरल करेंट जीरो, मतलब वहाँ लिखा है कि वेयर नेचुरल करेंट जो लिखा है इज़ नॉट जीरो, मतलब जहाँ ध्यान से रखिएगा जहाँ हमारा करंट जीरो नहीं होता है। करंट जीरो कहाँ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है भाई, जहाँ फ्रीक्वेंसी हो वहाँ करंट जीरो होगा। तो ये हमारा डीसी के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड जो होता है डीसी के लिए यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली एसएससी जेईई में पूछता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली अब देखिए आर्क हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर्क हमारा डिक्रीज़ होगा और हमारा आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो आप ऐसे अपने सेमेस्टर में बना सकते हैं, जो आपका टीचर चेक करेगा तुरंत आपका समझ जाएगा। तो स्लेपियन थ्योरी क्या है, यहाँ पे लिखा है कि स्लेपियन थ्योरी प्रोटेक्ट द रिले हैविंग इन्वॉल्व थ्रू द 4 मेजर जनरेशन रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस इन मैग्नेटिज्म इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हमारा स्लेपियन थ्योरी काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये टाइम और वोल्टेज का ये रिस्ट्राइक, मतलब ये टाइम है, रिस्ट्राइक वोल्टेज हमने रिस्ट्राइक का ऑलरेडी समझाया है कि रिस्ट्राइक मीन्स क्या होता है। एक बार जीरो होने के बाद फिर से वोल्टेज जो है इंक्रीज़ होना, उसी को हम क्या करते हैं, रिस्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैसिस थ्योरी। कैसिस थ्योरी जो है ये भी एक साइंटिस्ट से उन्होंने दिया था। ये जो होता है हमारा
लो रेजिस्टेंस मेथड एक करंट जीरो मेथड होता है, ये जो है एसी सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे और समझाने की, क्योंकि 32 नंबर पेज हैं, बहुत ज़्यादा अभी सिलेबस, मतलब 2 पार्ट में बनाना है, तो एटलीस्ट आधा तो इसमें ख़त्म कर दें। इसमें 40 मतलब 45-50 तक इसमें बता दें कि नेक्स्ट जो है उसमें थोड़ा सर्किट ब्रेकर है, तो उसको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा कैसेस थ्योरी होता है वो एसी सर्किट के लिए यूज़ होता है। इसमें करंट को हम जब भी जीरो होता है, जैसे हमारा जब भी करंट जीरो होगा तभी हम इसमें आर्क को बढ़ाएंगे, कूलिंग करेंगे, कैसे भी करके हमको आग को बुझाना है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने से कि ड्यूरिंग करंट जीरो हमने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो होगा बिकम द लेस देन एनर्जी लॉसेज। तो उस समय हम क्या करेंगे, जब भी करंट जीरो का उस समय हम अपना प्रोसेस का यूज़ करके हम आर्क को क्विंच कर देंगे। ठीक है, तो कैसेस थ्योरी के की पॉइंट पे हम आते हैं, बात करते हैं। कैसेस थ्योरी बोलता है कि आर्क एक्सटेंशन जो होगा करंट जीरो होगा तभी होगा, हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कंडक्टेंस डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, हमारा कैसेस थ्योरी में होता है। यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर द थर्मल जो एनर्जी लॉस एंड रिकवरी डायलैक्टिक, मतलब हम कंसिडर करते हैं यहाँ कैसेस थ्योरी में। इसको ग्राफिकली देखो, जब करंट जीरो होगा आर्क को हम क्या करेंगे, आर्क हमारा घटेगा, डायलैक्टिक स्टेट मीडियम बढ़ाएंगे और हमारा आर्क जो होगा इंस्टेंट हो जाएगा, बुझ जाएगा। दिस इज हाउ कैसेस थ्योरी वर्क। तो कैसेस थ्योरी का यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला, याद कर लेंगे। dq/dt जो होता है हमारा, ये करंट होता है जो E(L-N) के बराबर होगा। ऐसा फिगर बना देना कैसेस थ्योरी कैसे काम करता है। देखो 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 देखो, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ जब भी करंट जीरो हुआ है ना, तभी हम इसका काम कर रहे हैं। जब भी करंट जीरो हुआ है तो ज़रूर से ज़रूर एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके जाइयो, मतलब एग्ज़ाम में, तब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा मेरठ का एक्सटेंशन निकल गया। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। एक्सटेंशन नहीं, एसेंट बोलते हैं, सॉरी, वहाँ पे JU बोलते हैं। दिल्ली के नियर बाई मेरठ है, तो वहाँ भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो आगे बात करते हैं करंट इंटरप्शन इन आर्क। तो इसके लिए मतलब ये आप बना देना कि आपका ये अल्टरनेटर है और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो हम मतलब यहाँ पे आर्क इंटरप्शन मेथड का यूज़ करके हम जो भी फॉल्ट है उसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको आर्क को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करंट इंटरप्शन इन AC, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द फॉल्ट अकर इन AC द वेरी हाई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट करंट मस्ट बी इंटरप्टेड बाय द सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। हाउएवर इन AC सर्किट द करंट जो होगा वेरीज साइनोसॉइडली पास थ्रू द जीरो ट्वाइस इन ईच साइकिल। एंड यहाँ पे लिखा है कि ये जो होता है एडवांटेज होता है हमारे लिए कि 2 बार जीरो होता है, और जब भी जीरो होता है हम कैसेस थ्योरी का यूज़ करके हम आर्क को एक्सटिंग्विश कर लेते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताया। अब आगे हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ करंट इंटरप्शन इन AC। सबसे पहले हमारा फॉल्ट अकर होगा, रिले ऑपरेट होगा। जैसे हमारा फॉल्ट होगा रिले ऑपरेट होगा। रिले ऑपरेट होने के बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा 50 हर्ट्ज का होगा, मतलब ये सब कुछ जो हमने समझाया है ये थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपने से पढ़ सकते हैं। तो आर्क इंटरप्शन मेथड हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन है सक्सेसफुली करंट इंटरप्शन में। सबसे पहले हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम बढ़ाते हैं ताकि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाए, हमारा जो आर्क को क्विंच हो जाए। तो आर्क डी आयोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो ऑलरेडी हमने बताया, ये सब चीज़ को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेक्निक यूज टू सक्सेसफुली करंट इंटरप्शन। टेक्निक हम क्या यूज़ करते हैं, फिर से वही बार बार वही लिखेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूलिंग ऑफ आर्क, लेंथनिंग ऑफ आर्क, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, यूजिंग इफिशिएंट क्विंचिंग मीडियम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सभी जो आपको सर्किट ब्रेकर दिख रहा है ना, इसका हम यूज़ करेंगे आर्क को क्विंच करने के लिए। तो लास्ट में इसका पूरा हम वर्किंग बताएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SFC सर्किट ब्रेकर। सबसे अच्छा SFC सर्किट ब्रेकर होता है। आप जाके मेरा एक बार चैनल प्लेलिस्ट जाके देखना। हम एक अपने दोस्त के यहाँ गए थे जो डिप्लोमा से था और वो अभी मतलब बिहार में जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे हम गए थे। तो SFC सर्किट ब्रेकर, ये पहले जो सब स्टेशन होते थे ना बहुत बड़े बड़े होते थे, ध्यान सुनना, मतलब 10-10 बीघे में बनते थे, लेकिन आज जो है एक रूम में बना दिया गया है। कैसे, SFC सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया गया है क्योंकि पहले के ज़माने में हमारा सर्किट ब्रेकर एडवांस नहीं होते थे और जब भी फॉल्ट आता था तो उसको बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी हम SFC सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा गैस होता है, इसमें सर्किट को हम ब्रेक बहुत ही मैन्यूट डिस्टेंस होता है और हमेशा इसमें सर्किट ब्रेकर हमारा मतलब जो SFC सर्किट ब्रेकर है हमेशा SFC गैस भर के रखते हैं और हमेशा मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया बचा देता है। तो SFC सर्किट ब्रेकर आप जाकर देख सकते हो, वीडियो है। ठीक है, तो इतना हमने बताया। अब जो है करंट इंटरप्शन इन आर्क,
ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा ये देख सकते हो करंट इंटरप्शन कैसे होगा। जैसे जैसे हमारा मतलब ये ट्रांजिएंट जैसा होता है, पहले बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगा। तो इसका कुछ मेथड होता है, लाइक हम बात करने वाले हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों को मतलब कैसे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे री स्ट्राइकिंग वोल्टेज पढ़ते हैं। तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑलरेडी हमने बताया कि द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द ब्रेकर इमीडिएटली आफ्टर द आर्क इंटरप्शन। आर्क इंटरप्शन होने के बाद फिर से हमारा वोल्टेज दिखे, उसी को हम क्या कहते हैं, हम री स्ट्राइक, नाम से क्लियर है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं बिटवीन द कंटेक्ट। यहाँ पे ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब रिकवरी वोल्टेज क्या होता है? रिकवरी वोल्टेज क्या होता है? नाम से क्लियर है भाई, रिकवरी वोल्टेज ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज TRV, याद रखना इसका नाम आएगा बार बार, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा वोल्टेज दैट ब्रेकर मस्ट विथ स्टैंड आफ्टर द इंटरप्शन, मतलब इंटरप्शन होने के बाद जितना हमारा वोल्टेज जो हमारा लिखा है आफ्टर इंटरप्शन, जो हमारा विथ स्टैंड उतना सहल है। प्रैक्टिकली द सेम कंसेप्ट इज स्ट्राइकिंग वोल्टेज इन मेनी टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो होता है हमारा रिकवरी वोल्टेज होता है, उतना हमारा वोल्टेज को विथ स्टैंड कर ले आफ्टर इंटरप्शन, यहाँ लिखा है ना। तो इट इज़ अ वोल्टेज विच डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कंटेक्ट मस्ट रिकवर टू ए इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ मट एक्सिस्ट अवॉइड द री इग्निशन। मतलब ये जो वोल्टेज होता है री इग्निशन होने से या री स्ट्राइक होने से हमारा बचाता है, उतना हमारा वोल्टेज मतलब विस्टेंड करके रहता है। रिकवरी मतलब कितना वोल्टेज रिकवर करने के लिए यूज़ होता है, वही रिकवरी वोल्टेज होता है। अब पढ़ेंगे रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, RRV। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है SSC JEE में, तो आप याद रख सकते हो कि रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका स्लोप जो होता है dV/dt, मतलब यूजुअली एक्सप्रेस इन वोल्टेज, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। और इसका TRV मतलब याद रख सकते हो, अभी हमने बताया कि TRV का फुल फॉर्म क्या होता है, TRV का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज इंक्रीज टू प्रिवेंट री स्ट्राइकिंग। तो री स्ट्राइकिंग को प्रिवेंट करने के लिए रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है, यहाँ पे लिखा है कि वेव फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर करंट इंटरप्शन, इट इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट रिकवर फास्टर। डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ को बहुत ही तेज़ हमें बढ़ाना होगा ताकि हम जो हमारा यहाँ पे ट्रांजिएंट है उसको हम क्या कर सकें, जो हमारा री स्ट्राइकिंग कारण आ रहा है उसको हम क्या कर सकें, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है ना ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज इंक्रीज करें ताकि हमारा जो री स्ट्राइक है उसे हम मतलब क्या कर सकें, बच सकें। तो इसका डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन आप देख लेना अपने से। ठीक है, कि व्हेन सर्किट ब्रेकर जो ओपन होगा तो फाइनली हमारा आर्क कैसे एक्सचेंज बेस होगा। तो ये दोनों किसके कारण होता है, I इक्वल टू हमारा इंडक्टिव लोड है, मतलब इंडक्टिव भी होगा जब भी और कैपेसिटिव भी होगा। तो I इक्वल टू L, ये जब जानते ही होगे, आगे इसको जब मतलब सॉल्व करोगे मीन्स आगे डेरिवेट करोगे जब देखते हैं तो आगे हमारा फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो ये हो जाएगा dI/dt इक्वल टू Vmax WL ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, थ्योरी इट्स अप टू यू, नहीं भी लिखोगे काम चलेगा, लेकिन फिगर जो है जितना हमने फिगर बनाया उसको फिगर जरूर बनाना है, तो डेरिवेट कर सकते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, डायरेक्टली आपसे पूछता है कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ फ्री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है जो होता है dV/dt इक्वल टू Vmax रूट में LC साइन T अपन रूट में LC। तो इस पर गेट में भी क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से सुन लो, कान एक बार खोल लो अगर बंद करके सुन रहा हो तो, कि इस पे गेट पे क्वेश्चन आता है रेट ऑफ राइज ऑफ फ्री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, मीन्स गेट में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, करंट चॉपिंग, नाम से क्लियर है। चॉप मीन्स क्या होता है भाई, काटना, करंट को चॉप करना। जैसे हमारा देखो क्या होता है, करंट को चॉप करेंगे, जैसे हमारा जैसे ही 0 वोल्टेज हुआ ना, यहाँ पे पूरा चॉप करेंगे, बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, करंट इतना चॉप कर देंगे, मतलब उसको पूरा स्प्लिट कर देंगे कि हमारा आर जो है स्टेन एक आर को हम क्विंच कर दें। तो यही हमारा करंट चॉपिंग है, नाम से क्लियर है। और चॉपिंग मीन्स क्या होता है, जैसे आलू को चॉप करना, सब्जी को चॉप करना मीन्स काटना। तो वही हम क्या करेंगे, जैसे हमारा करंट 0 होगा, हम जो हमारा वोल्टेज या करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत ही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देंगे ताकि हमारा जो करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो घट जाए, जिससे कि हम अपने आर को एक्सटिंग्विश कर लें। तो एट द एंड हमें आर को एक्सटिंग्विश करना है। ठीक है, तो टाइम देख लेते हैं। ठीक है, 29 हो रहा है, 10 मिनट और खाना खाने का टाइम हो गया है भाई, खाना भी खाना है, पढ़ना भी है, 1 शॉट भी बनाना है, बहुत सी चीज़ करने हैं। इट्स अ चैलेंजेस इन माई लाइफ, इसको मैं बहुत अच्छे से जीता हूँ, लाइफ जीता हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ है, घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, खुद मैं भी घबरा जाता हूँ, लेकिन यही एक मोटिवेशन है, अपने आप को समझाता हूँ कि इट्स चैलेंज,
और ये चैलेंज है, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और लाइफ को जियो, एंजॉय करो, ठीक है। अभी जस्ट लाइब्रेरी से आया हूँ, लाइब्रेरी से आने के बाद मैं अपना कपड़ा भी नहीं खोला हूँ, तुरंत लग गया, और उसके बाद अपलोड करूँगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। बस कुछ दिन का टाइम मतलब लगेगा, लेकिन हाँ एक बार सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है। कोई लोग सोचते हैं, जैसे मैं ही सोचता था कि जब पैसा कमाने लगेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा लाइफ, भाई ऐसा नहीं है, भूल जाओ। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 7 सेमेस्टर में है और 7 सेमेस्टर में सोच रहे हैं कि जैसे जॉब मिलेगा लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मेरे दोस्त LNT में जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद, उनकी हालत हमसे बदतर हो गई है, हमसे बदतर। पैसा तो मिल रहा है लेकिन लाइफ में इतना मेंटली प्रेशर है ना, जब जॉब करोगे नहीं जी पाओगे लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ है आपके पास, अभी गेट एग्जाम खत्म होने के बाद जी सकते हो, मैं भी खुद जीऊँगा, देखना जैसे गेट खत्म होगा उसके बाद ज़िंदगी जीऊँगा यार, थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो जियो, खुल के जियो, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर अभी कर लो, ठीक है। तो करेंट चॉपिंग मेथड क्या होता है? करेंट चॉपिंग मेथड में यही हमने लिखा है कि करेंट चॉपिंग मेथड इज़ द यहाँ पे लिखा है मैच्योर इंटरप्शन ऑफ द करेंट इन द सर्किट ब्रेकर बिफोर द नेचुरल करेंट जीरो। नेचुरल करंट जीरो होने से पहले ही हम इसको चॉप कर देते हैं ताकि हमारा अल्टरनेटिंग वेव जो हो जाए बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाइड। इट्स मेनली अकर इन एयर सर्किट, जो ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है वहाँ हम इसका यूज करते हैं। इन AC सिस्टम करंट जो होता है नेचुरली जीरो होता है आफ्टर हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मली द आर्क इन द सर्किट ब्रेकर शुड बी एक्सटिंग्विश नेचुरली इन दैट इंस्टेंट। हाउएवर इन सम सर्किट ब्रेकर जो पार्टिकुलरली जो होते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं, उसमें कूलिंग और जो डी आयोनाइजेशन एक्शन होता है वो आर्क क्विंचिंग मीडियम, या उसमें हम आर्क को क्विच करने के लिए एयर और वैक्यूम का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आर्क का जो चॉप करते हैं, यहाँ पे चॉप करके हम क्या करते हैं, जो मतलब क्विंच कर देते हैं, आग को बुझा देते हैं। तो करंट चॉपिंग मेथड यहाँ फिगर से समझाने की कोशिश किया गया है, तो आप देख सकते हो फार्मूला और है, आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे पढ़ना है कि एयर सर्किट जो टिपिकली जो वैल्यू ऑफ चॉप्ड करंट होता है एयर सर्किट ब्रेकर के लिए वो 3 से 10 एम्पियर होता है, जो वैक्यूम के लिए 1 से 4 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो मतलब जो आयल सर्किट ब्रेकर होता है उसके लिए नेग्लिजिबल मानते हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ करंट चॉपिंग, तो करंट चॉपिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस द हाई ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज कैन कॉजेज री इग्निशन ऑफ आर्क। इफेक्ट ऑफ करंट चॉपिंग मतलब करंट चॉपिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं मेथड टू रिड्यूस द करंट चॉपिंग। द यूज़ ऑफ रजिस्टर सर्ज RC स्नबर, या जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे तो स्नबर आप पढ़े होंगे, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, करंट चॉपिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। और यूज ऑफ जो यहाँ पे लिखा है कि सर्किट ब्रेकर विद द कंट्रोलर एक्सटिंग्विश सर्किट ब्रेकर वेयर द चॉपिंग टेंडेंसी लो, ठीक है। तो लिमिटिंग रेट ऑफ डी आयोनाइजेशन ऑफ द आर्क मीडियम, यहाँ पे करंट चॉपिंग वही दिखाया। देखिए हमारा करंट जो है यहाँ पे, ये जो हमारा सिस्टम है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा वेव दिया हुआ है, ये वेव है ना, ऐसे वेव आ रहा है, ठीक है। तो वेव जीरो होने से पहले करंट को हम क्या कहें, बहुत से पार्ट में डिवाइड कर दिए, करंट को चॉप कर दिए, काट दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट चॉप, सेकेंड चॉप, निगेटिव चॉप, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप अपने से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग। तो नाम से क्लियर है कि रेजिस्टेंस स्विचिंग इज द सेंस कि हमारा रेजिस्टेंस स्विचिंग इज अ मेथड टू, ये आर को क्विंच करने का इसका मेथड होता है। एक्सटर्नली रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, रेट ऑफ जो डायलेक्ट्रिक रिकवरी जो होता है वो हमारा क्या होगा, एंड रिड्यूस द आर्क करंट। तो रेजिस्टेंस का ऐड कर लेंगे, मतलब बाहर से जब भी हमारा आर्क क्रिएट होगा तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। जब भी मीडियम में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा आयोनाइजेशन नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा तो हमारा आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आर्क प्रोड्यूस होगा, हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्विंचिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो वाई डू वी डू, मतलब यहाँ पे लिखा है वाई डू वी यूज रेजिस्टेंस स्विचिंग। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द कंटेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर ओपन, तो हमारा एन आर्क फॉर्म, तो आर्क फॉर्म होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, और हमारा मतलब इसको बहुत जल्दी हमें क्या करना होगा, मतलब बुझाना होगा। तो इसके लिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही क्विकली हमारा क्या हो जाएगा, आर्क जो होगा डाई आउट, मतलब मर नहीं जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। रिड्यूसिंग द रीस्ट्राइकिंग, जो हमारा एक रीस्ट्राइकिंग होने का जो संभावना है उसको भी कम कर देंगे, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस एक्सटर्नली यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस यूजिंग हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, आयर सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज AC सर्किट, स्पेशली द करंट जहाँ स्मॉल हो। हम रेजिस्टेंस जहाँ मतलब रेजिस्टेंस मेथड कहाँ, रेजिस्टेंस स्विचिंग जहाँ हमारा करंट स्मॉल हो, बिकॉज द करंट मेक ए, मतलब जो करंट जो होता है मेक्स द आर्क एक्सटेंस डिफिकल्टली। अगर करंट ज़्यादा होगा तो हमें आर्क को एक्सटेंस करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन जहाँ करंट कम होगा वहाँ रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज़ करके भी हम आर्क को क्विंच कर सकते हैं। तो
ये सब हुआ। आगे हम बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या होता है। फास्टर इन आर्क, रिड्यूस द ओवर वोल्टेज, इम्प्रूव डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कंट्रोल द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यूज़ फॉर लो, याद रखिएगा लो जहाँ करंट होगा वहीं हम रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज़ करेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट हाई कॉस्ट होगा, एक्स्ट्रा कंपोनेंट एक यूज़ करना पड़ेगा बाहर से एक्सटर्नली, एज वेल एज रिक्वायर केयरफुल डिजाइनिंग, रजिस्टर गेट हीटेड, रजिस्टर जो होगा हीटेड हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर हाई कंडक्टिव फॉल्ट। तो यहाँ तक हमने आज पार्ट 1 में मतलब आपको समझाया, जहाँ के रेजिस्टेंस स्विचिंग का, या फिगर देख सकते हो कैसे हमारा जब भी मतलब ये ट्रांजिएंट होगा तो हम रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा डायलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हम आर्क को बहुत ईजिली एक्सटेंड में ग्विस कर लेंगे, मतलब बुझा देंगे। तो अब आगे कल से पढ़ेंगे इंटरप्शन ऑफ सर्किट, जो कैपेसिटिव करंट है। अब इसका मतलब जो पार्ट है, अभी हमने 53 नंबर पेज तक, मतलब 100 से अधिक होने वाला है, तो हम इसको कल से कवर करेंगे, कल यहाँ से हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का जो है 50 मिनट हो गया है, मतलब 49 मिनट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और सेकेंड पार्ट के लिए भी आप 2-3 दिन में मिल ही जाएगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।